आदाब। एक बार फिर सभी नाजरीन का हम पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं स्कॉश कश्मीर का हफ्तावार मैगजीन सब्ज़ार, एक ऐसा शो जहां हम रिवायती दानिशमंदी से अंजाम दी जाने वाली ज़रूरी सरगर्मियों और मुस्तकबिल के जदीद इनोवेशन के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करते हैं। नाजरीन, सदियों से खेती बाड़ी किसान के पसीने और मौसम की सूरत हाल के मुताबिक रही है, लेकिन आज की तारीख में खेत बोल रहे हैं और पहली बार हमारे पास सुनने वाले औजार है। सैटेलाइट की तस्वीरों से लेकर जो फसलों की सेहत पर खला से निगरानी करते हैं, एआई से चलने वाले सेंसर्स तक जो हमें ये भी बताते हैं कि पौधा कब प्यासा होता है। कुल मिलाकर हम स्मार्ट फार्मिंग के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, या यूं कहिए कि एग्रीटेक की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आज के शुमारे में हम आपको मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की सूरत में ज़रूरी सरगर्मियों के अंदर टेक्नोलॉजी की मदद से आने वाले इनकलाब की झलकियाँ दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जहां मकामी पैदावार को इस्तेमाल में लाते हुए हेल्थ एंड वेलनेस के फील्ड में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली गई है। जिस्मानी सेहत के मामले में तकरीबन हर कोई शख्स संजीदा होता है, लेकिन अक्सर औकात कीमियाई अज्जा से तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स इंसानी सेहत, खास तौर पर जिल्द के लिए फायदे के बजाय नुकसानदेह साबित होते हैं। ऐसे में श्रीनगर में कायम केओ वेलनेस कंपनी कीमियाई अज्जा के बदले मकामी पैदावार से खालिस ऑर्गेनिक चीजों की मदद से जो प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है, वो इंसानी सेहत के लिए मुफीद, मौजून और मुनासिब साबित हो रहे हैं। स्कॉश कश्मीर के ताउन से फरोग पाने वाली ये स्टार्टअप कंपनी इस वक्त हेल्थ एंड वेलनेस के मैदान में कामयाबी से अपना सफर जारी रखे हुए है। स्कॉश में हमें काफ़ी सपोर्ट अभी मिला है, बेसिकली मेंटरशिप और हैंड होल्डिंग, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है। लेकिन हम चाहते हैं कि स्कॉश के साथ मिलके हम और ज़्यादा फार्मर्स के साथ एसोसिएट हों, और जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है स्कॉश की रिसर्चर स्कॉलर्स के थ्रू, वो हम यूज़ करें। खासकर जो कश्मीर के एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिनके बारे में ओबियसली आम लोगों को नहीं मालूम है, मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम है, तो मैं चाहती हूँ कि वो नॉलेज हमारे साथ शेयर होके जो हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसका वो हिस्सा बने। मैंने कश्मीर की जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए, जैसे कश्मीर का सैफरन है, या हमारे जो भी नट्स हैं जैसे वॉलनट हैं, आमंड है, एप्रिकॉट है, उनकी गिरी का तेल निकाल कर हमने वो अपने सोप्स में यूज़ किया, अपने क्रीम्स में यूज़ किया, और फिर लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बेचना स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत मेंटेन करते हैं, और यही वजह है कि लोग हमारे पास आते हैं प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए। जो भी हमारे प्रोडक्ट की ग्रोथ रही है, जो भी हमारे कस्टमर्स आए हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ और ऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू आए हैं। यानी कि कुछ लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स ख़रीदे, उन्हें इस्तेमाल किए, उन्हें काफ़ी अच्छे लगे, और उन्होंने बाकी लोगों को रेकमेंड किया। और रिसेंटली अभी स्कॉश का जो इवेंट रहा था, एग्रीटेक मेला गोंगुल जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला हमें लोगों से। ऑलमोस्ट 15,000 की सेल हुई हमारी 3 दिनों में। तो मुझे लगता है कि लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि इस टाइम लोगों का रुझान है कि हम अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें वो ऑर्गेनिक हो, या लोगों को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पता हो कि इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए हैं, वो कैसे यूज़ हुए हैं, कैसे प्रोक्योर हुए हैं। तो वो ही हमारे बिज़नेस का यूएसपी है। हेल्थ एंड वेलनेस का ये मरकज, जहां जदीद टेक्नोलॉजी और मकामी तौर दस्तयाब अज्जा से तैयार करदा प्रोडक्ट्स को मार्केट में बहम रखता है, वो न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए मुनासिब और मौजून है, बल्कि माहौल दोस्त होने के अलावा मुज़िर अज्जा से भी इंसान को महफूज रखते हैं। हमने जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, तो वो हमने उस प्रोडक्ट का वैल्यू प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई करके दिया लोगों को कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर क्यों है, मतलब आप इस प्रोडक्ट को लेने के लिए अपना कीमती पैसा क्यों खर्च करें। स्टार्ट तो हर कोई कर सकता है, मगर कंपटीशन बहुत है बाज़ार में। प्रोडक्ट को हम आगे कैसे लेके जाएं, कश्मीर का जो ब्रांड वैल्यू है, या जो कश्मीर की अहमियत है इन टर्म्स ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स या जो भी आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसको हम आगे कैसे लें। तो उसके लिए हमने स्कॉश के साथ, जो एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, और अगर आप उनकी पेडिग्री की बात करें, बहुत सालों से लोग जानते हैं कि स्कॉश एक बहुत ही उम्दा इंस्टीट्यूशन है,
تو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا اور ان کے انکیوبیٹی کوہورٹ کا پارٹ ہونا، تو وہ ایک بہت ہی اپنے آپ میں بہت ہی فائدہ مند اور قابل تعریف اپرچونٹی ہے۔ تو ہمارا اسٹارٹ اپ انڈیا ایسوسیشن DPIIT سرٹیفیکیشن ہو گیا ہے، MSME کے ساتھ بھی ہمارا ایسوسیشن ہے، اسکاسٹ کے ساتھ ہمارا انکیوبیشن ہوا ہے، وہ بھی اس کا بھی یہی رجحان رہے گا کہ ہم اپنے برانڈ کو آگے لے کے جائیں انڈیا اور انڈیا سے باہر بھی۔ تو ہمارا بہت سیریس رجحان یہی ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کریں۔ اسکاسٹ کشمیر کے تعاون سے قائم یہ مرکز خواتین کو با اختیار بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوا ہے۔ اس مرکز میں تیار ہونے والے پروڈکٹس کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر مارکیٹ فراہم ہونے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ مجھے لگتا ہے اس ٹائم بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا بھی اور جو گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہیں وہ بھی بہت پروموٹ کر رہے ہیں ایگری ٹیک بیسڈ بزنسز کی۔ بیسیکلی مجھے لگتا ہے ابھی جتنے بھی فنڈز یا گرانٹس مل رہے ہیں ان میں سے سب سے ہائیسٹ نمبر ایگری ٹیک بیسڈ کا ہی ہے، کیونکہ انڈیا اور کشمیر جو ہے وہ ہمیشہ سے ایگریکلچر بیسڈ اکانومی رہی ہے۔ تو ہماری زمین بہت زرخیز ہے، موسم ٹیمپریٹ ہے، اور ماشاءاللہ سے لیبر ہمارے پاس بہت سارا اویلیبل ہے کہ آپ کوئی بھی سٹارٹ اپ ہو آپ آرام سے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہیلتھ اور ویلنس اینڈ فٹنس ریلیٹڈ جو بھی انڈسٹریز ہیں وہ اوبیسلی ایگریکلچر بیسڈ ہی ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کی طرف اس ٹائم بہت رجحان ہے، مینوفیکچرنگ کی طرف بہت رجحان ہے اس ٹائم گورنمنٹ کا۔ تو ایگریکلچر، ایگری ٹیک، مینوفیکچرنگ، ہیلتھ اینڈ ویلنس، یہ سارے اب اگر آپ ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹریز کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے کوئی بھی سٹارٹ اپ یا سروس کریٹ کریں تو گورنمنٹ کی طرف سے ڈیفینیٹلی آپ کو کافی سپورٹ مل سکتا ہے، اور مارکیٹ ڈیمانڈ بھی اس ٹائم بہت ہے ان سب چیزوں کی طرف۔ ناظرین، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ ہیلتھ مینجمنٹ کی جانب سے حال ہی میں 3 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد جدید ترین تحقیق کی بنیاد پر اعداد و شمار اور ڈیجیٹل نگرانی کے مطابق ایک ایسا نظام تیار کیا جائے جس کی بدولت پیڑ پودوں کی صحت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کانفرنس میں اسکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کلیدی خطبہ دیا۔ سبزار میگزین کے ساتھ بات کرتے ہوئے پروفیسر گنائی نے اس بات پر زور دیا کہ جموں کشمیر جیسے آب و ہوا کے لحاظ سے حساس اور ماڈریٹ زرعی ماحولیاتی نظام میں باغبانی پروفائلز کے ساتھ مربوط نگرانی کے نظام کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا ہے۔ انڈین کونسل آف ایگریکلچر ریسرچ نے حال ہی میں حیدرآباد میں ایک 3 دن کا بہت بڑا سیمینار کا انعقاد کیا، اور یہ فوکس تھا وہاں پہ انٹیگریٹڈ پیسٹ ڈیزیز مینجمنٹ۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے آج کل کے اس وقت میں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی زیادہ نئے پیسٹس آ رہے ہیں، اور جو باہر سے ہمارے یہاں پہ لوز بورڈرز ہیں، جو پلانٹ میٹیریل یہاں بھی آتا ہے، تو ان کے ساتھ میں بھی کچھ انویزو پیسٹس یہاں پہ آتے ہیں۔ ان پیسٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایکسیسو پیسٹیسائڈس ہم یوز کرتے ہیں پورے دیش بھر میں، اور جس کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ اور ایکو سسٹم خراب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ون ہیلتھ یعنی ہیومن ہیلتھ پہ بھی برا اثر پڑتا ہے، اور سوائل میں جو سوائل مائکروبیوم ہے، سوائل ہیلتھ ہے، وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور ہماری بایو ڈائیورسٹی پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے، اثرات کو کم کرنے کے لیے، وہاں پہ جو انٹیگریٹڈ پیسٹ ڈیزیز مینجمنٹ پہ جو کانفرنس ہوئی اس میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ نان کیمیکل جو اپروچز ہیں فار پیسٹ اینڈ ڈیزیز کنٹرول، اس میں فیرومون ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، اور اس میں بایو کنٹرول ایجنٹس ہیں، بایو پیسٹیسائڈس ہیں، بایو فرٹیلائزرز ہیں، پلانٹ گروتھ پروموٹرس ہیں۔ تو مجھے یہ کہنے میں یہاں پہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری یونیورسٹی نے اس ضمن میں قریب 37 ٹیکنالوجیز کو یہاں پر ڈیولپ کیا، اور جس میں قریب 12 ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جن کے پروڈکٹس ہماری یونیورسٹی میں اس وقت اویلیبل ہے، اور کوشش یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم پیسٹیسائڈس کا جو یوز ہم کیسے کم کریں گے، اور اس سے ہماری جو کوالٹی آف دا پروڈیوس وہ بڑھ جائے گا، اور گلوبل لیول پہ ہماری کمپیٹیٹنس بھی بڑھ جائے۔ تو کوشش یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو دیش کا ایک بہت بڑا مشن پروگرام ہے ون ہیلتھ، اور اس کے ساتھ میں ہمارا نیچرل فارمنگ ہے، اور ساتھ میں آرگینک ایگریکلچر پہ بھی جو زیادہ فوکس ہے، اس میں یہی بڑا جو امپارٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ جو آرگینک فرٹیلائزرس اور آرگینک بایو ایجنٹس اور کنٹرول ایجنٹس کو یوز کرنا ہوگا، تاکہ ہم ڈیزیز کو افیکٹولی کنٹرول کریں گے۔ تو اس ضمن میں ہم نے جو ICRISAT ہے، ایک انٹرنیشنل کراپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد میں، ان کے ساتھ بھی ایک جوائنٹ میں ایک پروجیکٹ ہم نے بنایا ہے۔ اس میں ہم جموں کشمیر میں AI ڈریون سرویلنس سسٹم یہاں پہ ہم آنے والے
کچھ ایک آدھ سال میں ہم یہاں پہ انٹروڈیوس کریں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کس علاقے میں کون سا پیسٹ زیادہ پریویلنٹ ہے اور ان کو ہم ہاٹ اسپاٹ ڈکلیئر کر کے پھر وہیں پہ اس لوکلائزڈ اس انفیکشن کو یا اس پیسٹ کو ہم کنٹرول کر پائیں گے. تو ہمارے سائنٹسٹ اس ضمن میں کام کریں اور آنے والے دنوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے خاص کر ICT یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ساتھ میں جو ہمارے نان کیمیکل کنٹرول ایجنٹس ہیں ان کو ملا کے ہم نے جو کیمیکل پیسٹ سائڈس ہیں اور جو کیمیکل فرٹیلائزرس ہیں ان کا استعمال ہم کم کر کے اپنے انوائرمنٹ کو بچا سکتے ہیں. ناظرین، آج کے دور میں ہم جدید مربوط کاشتکاری اور آبپاشی کی اعلیٰ تکنیکوں کی باتیں کرتے ہیں جو پانی کو بچاتی ہے اور کم زمین سے زیادہ پیداوار دیتی ہے. سکوسٹ کشمیر کا کالج آف ایگریکلچرل انجینئرنگ اسی جدید کاشتکاری اور زرعی سرگرمیوں کو ٹیکنالوجی کی مدد سے فروغ دینے میں نمایاں کام انجام دے رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کالج نے زرعی منظرنامے کو کیسے مثبت انداز میں بدل دیا ہے. کالج آف ایگریکلچرل انجینئرنگ سکوسٹ کشمیر میں قائم ایک ایسا ادارہ ہے جہاں نوجوان طالب علموں کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کو زرعی شعبے میں نمایاں انقلاب لانے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے. کالج میں مستقبل کے سبھی تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. مصنوعی ذہانت سے چلنے والے آلات اور زرعی انجینئرنگ میں کام آنے والا جدید ترین ساز و سامان یہاں زیر تعلیم طالب علموں کو مستقبل کے زرعی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا اہل بناتا ہے. ویژن یہ ہے کہ ہم کیسے ایگری انجینئرنگ میں بیسٹ کر سکیں، جس میں ریسرچ میں، ایجوکیشن میں، انوویشن میں، اور ہم ڈفرینٹ آسپیکٹ پر ابھی کام کر رہے ہیں. کیسے ہم واٹر یوز ایفیشنسی انکریز کریں پریسیجن ایگریکلچر میں، اور جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے اس کو ایگریکلچر میں کیسے یوز میں لیں، کیسے ہم ریسورس یوز ایفیشنسی کو انکریز کریں. یہ ہمارا مین مشن، ان پر ہم کام کر رہے ہیں. میجر پروجیکٹ ابھی چل رہے ہیں. ایک HADP کا سینسر بیس اسمارٹ ایگریکلچر چل رہا ہے. ایک ہمارا ایکو سسٹم ڈیجیٹل ایگریکلچر کے لیے ڈیولپ کرنے کا ہے. دوسرا جس میں ہم نے ڈفرینٹ لیب بنائی ہے، اس میں AI اور IoT ڈریون آٹومیٹیڈ کیا ہے ہائی ڈینسٹی ایپل کو اور پروٹیکٹیڈ کلٹیویشن کو، دین اسمارٹ لائف اسٹاک فارمنگ کو، جس میں ہم نے سینسر ڈپلوائے کیے ہیں. ڈاٹا ہمارے پاس آ رہے ہیں. تیسری میجر ایکٹیویٹی ہے ڈفرینٹ پیرامیٹر پر ہمیں الگوریدم ڈیولپ کرنی ہے. اور چوتھا اس کے اندر ہمارا مین فوکس ہے کہ کیسے ہم اسکل ڈیولپمنٹ کر سکیں، کیپیسٹی بلڈ اپ کر سکیں. اس پر ہمارا کافی کام چل رہا ہے. دوسرا HADP کا میجر پروجیکٹ ہے جو کالج آف ایگری انجینئرنگ کے اندر رن ہو رہا ہے، فارم میکنائزیشن اینڈ پریسیجن ایگریکلچر. اس میں ڈفرینٹ جو بھی مشینری لگ رہی ہیں وہ ہم فارمرز کو اور جتنے ہمارے انسٹیٹیوٹ کے، یونیورسٹی کے جو سینٹر ہیں ان کو ہم نے پرووائڈ کی ہے تاکہ کیسے اپنے فیلڈ کو میکنائز کر سکیں. مائکرو اریگیشن کا اس میں ایک کمپوننٹ ہے، اس میں کیسے واٹر یوز ایفیشنسی کو انکریز کر سکیں. زرعی انجینئرنگ کی تربیت فراہم کرنے والا یہ ادارہ روایتی زراعت اور اس سے منسلک دیگر قدیم طور طریقوں کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بہتر بنانے میں نمایاں کام انجام دے رہا ہے. سمے پر ہم اسٹوڈنٹس کے لیے ڈفرینٹ ٹریننگ آرگنائز اور سیمینارس آرگنائز کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی اسکل کو کیسے انہانس کر سکیں. تو ڈفرینٹ آسپیکٹ پر ہم ٹریننگ کرتے ہیں. کالج میں ہمارے پاس بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے جس میں ہمارے فارم ٹیسٹنگ سینٹر ہے. ڈفرینٹ لیبس ہم نے HADP پروجیکٹ کے انڈر بنائی ہیں ہمارا AIML سینٹر میں، جس میں AIML سینٹر ہے، اوگمنٹیڈ ریئلٹی، ورچوئل ریئلٹی کی لیب ہے، فیبریکیشن لیب ہے. یہ ساری بہت ایڈوانس فیسلٹی ہم نے ڈیولپ کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس شالیمار ایکسپیریمنٹل فیلڈ کو
पूरी तरह से ऑटोमाइज किया है। एवरीथिंग मीन्स वाटर और न्यूट्रिएंट जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरी ऑटोमेटेड है, और इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हम उसमें मेजर कर सकते हैं कि किस प्लॉट में कितना पानी गया है। तो उस पर हमारा मेन यही टारगेट है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेकर कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। कॉलेज से फारिग होने वाले इंजीनियरिंग के तालिब इल्म लेबॉरेटरियों के तजुर्बात और तहकीक को खेतों के साथ हम आहंग करने में सफ़ीरों का काम करते हैं, जो ज़मीनी सतह पर जाकर नई तकनीकों को बरूईकार लाते हैं और इस तरह से ज़रई शोबे को पहले से कई ज़्यादा बेहतर बनाने के साथ साथ खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अपना रोल अदा करते हैं। मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसलिए चूज़ किया अपने कैरियर में क्योंकि हमारी कंट्री का जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 20% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है। एंड इफ़ वी कीप इन कंसिडरेशन टू थिंग्स इन दिस यूनिवर्स, वन इज़ रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट एंड सेकंड इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वो चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आई चूज़ माई कैरियर इन दिस सो दैट I will use my skill in this domain so that there will be contribution from my side. इंजीनियरिंग हम एग्रीकल्चर में कैसे इस्तेमाल करें, तो बेसिकली मैं यहाँ पे फार्म मशीनरी में डिग्री कर रहा हूँ। सो हम बेसिकली इन मशीन्स के साथ डील करते हैं। तो मशीन्स जितने भी ऑपरेशंस हमारे एग्रीकल्चर में रहते हैं, अगर वो टिलेज की बात हो, सोइंग की बात हो, तो सारे ऑपरेशंस अभी हमारे स्टेट में वो मैनुअली हो रहे हैं। तो हमारा जो डिवीजन है उसका मैंडेट ये है कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टिलेज टू हार्वेस्टिंग वो सब मैकेनाइज्ड हो। तो हम ये चाहते हैं कि हर एक फार्मर के पास हर एक तरह की मशीन हो, चाहे वो कोई सा भी ऑपरेशन हो। सो दैट इज़ वाई मैं यहाँ ज्वाइन किया है इस डिग्री प्रोग्राम में। नाज़रीन, फसल की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और इसे बीमारियों से महफूज रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए स्कॉश कश्मीर में DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड एडवांस्ड वायरोलॉजी लेबॉर्ट्री कायम की गई है। आइए सब्ज़ार के इस हिस्से में आपको दिखाते हैं कि ये अहम लेबॉर्ट्री किस तरह काम करती है और इससे हमारे किसान दोस्तों को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ हर आने वाले दिन के साथ नई तहकीक, इनोवेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ ज़रूरी सरगर्मियों को किसान दोस्त और माहौल के साथ हम आहंग बनाने का काम तरजीही बुनियादों पर होता है। फसल को बीमारियों से महफूज बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में हर सहूलत से लैस लेबॉरेटरीज का क़याम अमल में लाया गया है। इन्हीं लेबॉरेटरीज में DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड वायरोलॉजी लैब शामिल है, जहां फसल की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और वायरस से पाक पौधों के मवाद की पैदावार को यकीनी बनाने के साथ साथ पौधों में वायरस की जांच, खसूसियात और इंतज़ाम पर तवज्जो मरकूज की जाती है। जो हमारी लैब का फोकस है वो मेनली डायग्नोस्टिक ऑफ प्लांट वायरस और हमारा मैनेजमेंट पार्ट इसमें आता है। डायग्नोस्टिक में मेनली हम क्या करते हैं, हम RT-PCR करते हैं, हम सैंपल आते हैं बाहर से, उनका टेस्ट करके RT-PCR करते हैं। सेकंड हमारा है मेटाजीनोमिक्स, मेटाट्रांसक्रिप्टोमिक्स, जो हमारी अननोन वायरसेस है, जैसे कोई प्लांट इफेक्टेड है वायरस से, हमें नहीं पता है, देन वी गो फॉर NGS। तो NGS में हम मेटाट्रांसक्रिप्टोम्स के ज़रिए पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा वायरस, फिर हम वेट लैब उसका करते हैं टू कंफर्म वेदर द प्लांट वायरस आर प्रेजेंट इन द सैंपल और नॉट। देन वी हैव वन मोर टेक्निक, पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक, जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है प्लांट डायग्नोस्टिक किट, जिसमें कि हम पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ CRISPR-Cas बेस्ड टेक्नोलॉजी, जो कि हाईली स्पेसिफिक और सेंसिटिव है। दूसरा ये है कि मैनेजमेंट आस्पेक्ट में हम देखते हैं कि एक तो हम जीनोटाइप स्क्रीन करते हैं कि कौन कौन सी रेजिस्टेंट वैरायटी, कौन कौन सा जीनोटाइप है जिसमें कि रेजिस्टेंट जीन्स हैं। उन रेजिस्टेंट जीन को हम ला के अपने जो कमर्शियल कल्टीवार्स है उनमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि हमारे जो प्लांट्स है या हमारी जो क्रॉप है वो प्रोटेक्ट हो जाए फ्रॉम प्लांट वायरसेस। दूसरी स्ट्रेटजी हमारी है RNAi बेस्ड टेक्नोलॉजी, जो कि
हम बड़ी एडवांस स्टेज में ले गए हैं। अब बस हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू टेक इट टू द फील्ड। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम वायरस का ही जीन लेके वायरस को ही अटैक करते हैं यूजिंग RNAi टेक्नोलॉजी। हम प्लांट को एक्टिवेट करते हैं पहले से ही, ताकि प्लांट प्रोटेक्ट हो जाए फ्रॉम प्लांट वायरसेस। लेबोरेटरी का मकसद फसलों और पौधों में लगने वाली वायरल बीमारियों से निपटने के लिए मौसर, पायदार और माहौलियाती तौर पर महफूज हिकमत अमलियों को यकीनी बनाना है। लेबोरेटरी में जदीद साइंसी तहकीक पर काम करने वाले साइंसदानों और रिसर्च स्कॉलरों ने अब तक इस मौजू पर कई तसनीफात को मंजर आम पर लाया है। हमारे पास ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है जो कि एक्सपर्ट है टू टैकल विद एडवांस प्लांट वायरोलॉजी चैलेंजेस एंड प्लांट डिजीज चैलेंजेस। हम टेस्ट करते हैं कि जो हम सीड मटेरियल फार्मर्स को देते हैं वो डिजीज़ फ्री है कि नहीं, उसके लिए हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वायरल डिजीज़ की बात करूंगा, अगर एक सीड का दाना अफेक्टेड हो प्लांट वायरस से, तो जब फार्मर वो क्रॉप लगाएगा, बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स वो एक सीड से सारा फील्ड वो इन्फेस्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस। तो इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि जो भी हम सीड फार्मर को दे वो फ्री ऑफ डिजीज़, फ्री ऑफ वायरसेस हो। तो हमारी यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा ह्यूमन रिसोर्स है टू टेक केयर ऑफ द फ्यूचर चैलेंज इन प्लांट वायरोलॉजी एंड प्लांट डिजीज इन जनरल। जो हमारा रिसर्च इकोसिस्टम है nowadays, our honorable vice chancellor gives us thrust on developing using the science by way of technology and innovations. So वो conventional science हम करते हैं, लेकिन उसके साथ हम ऐसा रिसर्च करते हैं जो कि डायरेक्टली बेनिफिट सोसाइटी को हो। इसमें हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ है, हमारी जो इनोवेशन है, वो फार्मर्स ड्रिवन और नीड बेस्ड हो। किसी रीजन में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम एंड गेट विद द सॉल्यूशन बाय वे ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस। वायरोलॉजी लेबोरेटरी में आला दर्जे की मॉलिक्यूलर रिसर्च की सहूलियात मैसर हैं, जिनमें QPCR, नेस्टेड PCR, RT-PCR, PCR और मेटाजियोनोमिक सीक्वेंसिंग पर मबनी तहकीक का इस्तेमाल करने वाले मखसूस हिस्से शामिल हैं जो सही तशखीस में मदद देते हैं। इसके अलावा RT-RPA, मल्टीप्लेक्स PCR, RT-LAMP, कपल्ड RT-RPA जैसे तेजी से तशखीस करने वाले आलात भी लेबोरेटरी में मौजूद हैं। If I talk about my lab, so most of my equipments came through a project which was given by the university by Jammu and Kashmir government through CAPEX project, wherein we have developed a infrastructure at par with other national and international labs. हमारी कोलैबोरेशन USA में एक लैब है डॉक्टर हनूस लैब जो कि एडवांस वायरोलॉजी पे काम करते हैं, उनके साथ भी हमारी कोलैबोरेशन इन केस ऑफ पोटैटो वायरसेस। सो कोलैबोरेशन है जहाँ जहाँ हमारे स्टूडेंट को हेल्प मिलता है, सो वी कोलैबोरेट विद देम एंड द स्टूडेंट गेट्स बेनिफिटेड। प्रोग्राम सब्ज़ार में अब वक्त हो रहा है माहिराना मशवरों और हिदायत का, जिनकी ज़रूरत हमारे किसान दोस्तों को हर वक्त पड़ती है, क्योंकि ज़रूरी सीज़न अब लगभग शुरू हो चुका है और ऐसे में हमें खबर होनी चाहिए कि खेतों में किस वक्त क्या सरगर्मी अंजाम देनी है। तो लीजिए पेश है हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। आने वाले हफ्ते में मौसम बारिशनुमा हो सकता है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 17.0 से लेकर के 21.0 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 3.0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 to 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ऐसे में पानी के निकासी का बागानों और फसलों दोनों में खास ध्यान रखें। जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक यूरिया का एप्लीकेशन मस्टर्ड के खेतों में नहीं किया है, वो यूरिया का एप्लीकेशन तुरंत कर दें 65 kg पर हेक्टेयर के रेट से। जो किसान भाई सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, वो किसान भाई अब स्ट्रक्चर्ड पॉली हाउस के साथ साथ ओपन फील्ड में भी सीड सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। इस मौसम में चिली, टोमेटो, ब्रिंजल इनकी सीड सोइंग कर लें। और जो केल क्रॉप्स की खेती कर रहे हैं जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोल खोल,
ان کی ट्रांसप्लांटिंग कर लें। जो किसान भाई कुकुरबिट्स लगाना चाहते हैं उसके लिए भी ट्रांसप्लांटिंग और नर्सरी की तैयारी शुरू कर लें। जो किसान भाई पोल्ट्री का उत्पादन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, वो किसान भाई वैक्सीनेशन का खास ध्यान रखें और शेड के अंदर वेंटिलेशन बनाए रखें, ड्राई बेड का यूज़ करें जिससे कि अमोनिया बिल्डअप ना हो सके। जो किसान भाई पशुपालन कर रहे हैं वो ख़ास तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, बेडिंग मटेरियल को ड्राई रखें, वेंटिलेशन रखें जिससे कि कोई फुट एंड माउथ या अदर डिजीज़ ना आ सकें। जो किसान भाई मछली उत्पादन कर रहे हैं वो किसान भाई 1.5 से 2 मीटर पानी का हाइट बनाए रखें, क्योंकि स्प्रिंग के मौसम में जैसे गर्मी बढ़ेगी तो टेम्परेचर ऊपर के लेयर का बढ़ सकता है। पानी की हाइट अच्छी होगी तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। पीएच का ध्यान रखें, 7.5 से लेकर के 8.5 तक मेंटेन रखें। जो किसान भाई मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं वो किसान भाई डिजीज्ड मशरूम को फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में डिप करें या उसे पूरे पैकेट से हटा के बाहर फेंक दें। नाजरीन, ज़राअत हमेशा से हमारी मईशत का मरकज़ रही है, लेकिन गैर मामूली मौसम से लेकर मालूमाती गैप तक आज के चैलेंजेस ये सब एक बेहतर हल का तकाजा करते हैं। आज के एपिसोड में हमने ताज़ा तरीन तहकीक पर मबनी रिपोर्ट्स आपको दिखाई। उम्मीद है कि आप इनसे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और हमें अपनी दुआ में रखिए याद। अल्लाह निगहबान।